तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल कीप लर्निंग पे। ठीक है, और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो इंग्लिश से होगा। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। मैथ हम बहुत पढ़ लिए, थोड़ा इंग्लिश पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, मैं इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं, आज खाली इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा क्योंकि ये हमारी इंग्लिश की पहली क्लास होगी। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग में इंग्लिश के मतलब टॉपिक आपके एक से एक नेक्स्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? अगर कोई पूछे कि इंग्लिश क्या है तो तुम क्या इंट्रोड्यूस करवाओगे उससे? तुम बोलोगे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। ठीक, अब हम ये समझते हैं कि इंग्लिश बनता कैसे है। जैसे इंग्लिश लिखने के लिए मुझे 3, 2 5 और 2 7 लेटर की जरूरत पड़ी, यानी कि 7 अल्फाबेट मिलके एक इंग्लिश वर्ड बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से करवा रहा हूं। अल्फाबेट। ठीक है, बचपन से जैसे ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमें सबसे पहले अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि हमें पता चल जाए, क्योंकि इन्हीं अल्फाबेट को मिला के तो वर्ड बनाते हो तुम और फिर उसे बोलते हो ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। जैसे हिंदी में, तो हिंदी में तुम 12 खड़ी समझे हो ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, तो वैसे ही इंग्लिश है। इंग्लिश में टोटल हमारे 26 अल्फाबेट है। ठीक है, और इस 26 अल्फाबेट को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या बोलते हैं उसे, एक होता है कॉन्सोनेंट्स और एक होता है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। इन 26 अल्फाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब ध्यान देते हैं कि वॉवेल्स कितने होते हैं। तो वॉवेल्स होते हैं 5। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। अब इसको याद करने का एक तरीका समझ लो। हिंदी में तुमने एक चीज सीखा होगा, अ आ ई, अ आ ई उ ए ओ औ अन अ। ठीक है, अब इनका उच्चारण करके देखो, हर वर्ड का उच्चारण इसी के अंदर से निकलेगा। अ इसी के अंदर से निकला, ई इसी के अंदर से निकला, आई का मतलब पहला वर्ड हमारा आ था, तो ये इसी के अंदर से निकला। ओ लास्ट में ओ औ अन अ इसी के अंदर से आता है, और यू। ठीक है, यू। अब देखो इसको, यू जो है एक यू वर्ड है, ये दोनों कंडीशन में जाता है। कहने का मतलब कि ये अगर हिंदी वर्णमाला से ध्यान दे तो हिंदी वर्णमाला में कितने 2 होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो यू एक ऐसा लेटर है जो स्वर वर्ण में भी जाता है कोई कोई जगह पे, और कोई कोई जगह पे व्यंजन वर्ण में भी जाता है। ठीक है, तो यू वैसे तो ये वॉवेल्स ही है, बट ये स्वर और व्यंजन दोनों तरीके से जाता है। और एक चीज और समझ लो कि जो भी वॉवेल्स को हम वॉवेल्स या कॉन्सोनेंट देखते हैं वो हिंदी वर्णमाला के थ्रू ही देखा जाता है। मतलब कि लिखा तो इंग्लिश में है ये, बट उसका उच्चारण देखा जाता है कि किसी वर्ड का अगर हम उच्चारण करें तो हमारा पहला चीज क्या निकलता है। ठीक है, तो हमने वॉवेल्स में एक चीज ये देखा कि वॉवेल्स में जितने भी आ रहे हैं वो हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण में से निकल रहे हैं। ठीक है, बाकी कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी इस तरीके से। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21। 5 हमारे वॉवेल्स हो गए और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। अब कॉन्सोनेंट का अगर उच्चारण करोगे तो इसमें से एक भी नहीं आएगा। बी इसके अंदर नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है। एफ, अगर मैं एफ को लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, यानी कि इसका पहला उच्चारण स्वर वर्ण में जा रहा है। तो अगर एफ से कोई वर्ड निकलता है तो उसके पहले एन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये तो अलग अलग जब हम वर्ड को पढ़ रहे हैं ना तो इसका उच्चारण अलग हो रहा है। ठीक है, अगर वैसे ही मैं बोलता हूं, ये क्या है? फैन। फैन का मतलब क्या होता है? पंखा। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो ये देखो एफ से बना फ, यानी कि व्यंजन वर्ण हो गया। अब यहां हम
ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। एन का यूज कहां करते हैं? जहां पे इससे वर्ड स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो। एन का यूज हम वहीं करेंगे जहां पे मेरा पहला उच्चारण इनके अंदर से निकल रहा हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। जैसे बात करते हैं, मैं लिख रहा हूं MLA, MLA, ठीक है। अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं तो एम को मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, और मेरा पहला वर्ड क्या बन रहा है? स्वर व्यंजन बन रहा है, तो MLA के पहले एन का यूज होगा। क्लियर हुआ? देखो ये तो हम आर्टिकल्स में पहुंच गए, हमें अभी आर्टिकल्स नहीं समझना है, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहा था। क्लियर? चलो अब टॉपिक पे आते हैं। हमारा चल रहा था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में एक चीज देख लिया कि इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है। चलो अब हम बात करते हैं अल्फाबेट। अब यहां से मैं समझा रहा हूं। अल्फाबेट के बारे में हमने ये समझा कि टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, 26। इसके बाद एक चीज आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ड, इसको हिंदी में बोला जाता है शब्द। अब ध्यान समझो, वर्ड क्या है, ठीक है। कुछ अल्फाबेट मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है, जो एक कंप्लीट सेंस दे। जैसे मैं दो चीज लिखता हूं, एक ये वर्ड है और एक ये। देखो इसमें भी कुछ अल्फाबेट मिला हुआ है और इसमें भी कुछ अल्फाबेट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं वर्ड किसको बोलूंगा? इसको बोलूंगा या इसको बोलूंगा? तो मैं वर्ड इसको बोलूंगा, इसको वर्ड नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? तो वर्ड का पहले डेफिनेशन समझ लो कि क्या होता है। वर्ड में हम लिखते हैं ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट who makes a group of alphabet who makes complete sense। कुछ अल्फाबेट का एक ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है, अगर मैं इसको पढ़ना भी चाहूं तो सही तरीके से नहीं पढ़ पाऊंगा, यानी कि इसके वर्ड को मिला के एक परफेक्ट सेंस नहीं बना सकता। लेकिन वही अगर मैं इसको देख रहा हूं तो यहां से एक परफेक्ट सेंस बन रहा है, MANGO, मैंगो। और मैंगो मतलब क्या होता है? आम। मतलब ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, बट ये कोई भी मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बस ये है कि कुछ अल्फाबेट आपस में मिल गए, तो सिर्फ कुछ अल्फाबेट को आपस में मिला देने से वर्ड नहीं बन जाता। यह जरूरी है कि कुछ अल्फाबेट एक ग्रुप में होने चाहिए, लेकिन ग्रुप में होने के साथ साथ वो हमें एक मीनिंग भी देना चाहिए, वो एक कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं TIGER, ठीक है, ये हो गया। और एक वर्ड है ये, अब ध्यान समझो, TIGER, GRTIR, GRTIE। जितने अल्फाबेट इसमें यूज किया गया है, सेम अल्फाबेट इसमें भी मैं यूज किया हूं। क्या दोनों के अल्फाबेट में अंतर है? देखो, जी यहां भी है, जी यहां है, ई है, ई है, आई है, आई है, टी है, टी है, आर है, आर है, ठीक है। सेम अल्फाबेट दोनों में, बट ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि टाइगर मतलब बाघ होता है, लेकिन ये हमें कुछ नहीं बता रहा है। अगर इसको मैं पढ़ना चाहूं तो ढंग से नहीं पढ़ पाऊंगा। GRTI, ग्रिटियाई, या ऐसे कुछ जो भी पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो मैं वर्ड बोलूंगा, बट इसको वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दिया, कंप्लीट मीनिंग नहीं दिया। जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ होता है, वही वर्ड कहलाता है, ठीक है।
तो ये था वर्ड। अब इसके आगे देखते हैं कि वर्ड के बाद क्या आएगा। देखो वर्ड के बाद एक चीज लिख रहा हूं मैं, सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड हु मेक्स कंप्लीट सेंस। वर्ड में हमने ये समझा कि वो एक अल्फाबेट का ग्रुप बना था, लेकिन सेंटेंस जो है वो एक वर्ड का ग्रुप बना। ठीक है, अब एग्जांपल रखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा दिस इज माई डॉग, और एक मैंने लिखा इज डॉग दिस माई। ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब देखो पहले ध्यान देना, सेंटेंस को बोलते क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड का मतलब, वर्ड कैसे बनता है? अल्फाबेट, कुछ अल्फाबेट मिलके एक वर्ड बनाता है, उसी तरीके से कुछ वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, इसमें अब देखो THIS, इसमें 4 अल्फाबेट मिला तो ये एक वर्ड बन गया। IS, इसमें 2 अल्फाबेट मिला तो एक वर्ड बन गया। इसमें भी 2 अल्फाबेट मिलके एक वर्ड बनाया, और इसमें भी 3 अल्फाबेट मिलके एक वर्ड बनाया। अब 1 2 3 4 वर्ड मिलके पूरा एक सेंटेंस बना दिया। क्लियर हुआ? दिस इज माई डॉग। अगर इसको मैं हिंदी में पूछूं तो क्या बोलोगे? कि यह मेरा कुत्ता है। ठीक है, पर अब इसका हिंदी बताओ। इज डॉग दिस माई, इसका हिंदी क्या है? कोई हिंदी नहीं है। ये सेंटेंस जैसे ही हमने पढ़ा तो हमारे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। कहने का मतलब, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। कहने का मतलब कि ये हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, बट ऊपर वाला हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा था। ठीक है, कि दिस इज माई डॉग, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि हाँ इसका मतलब है कि यह मेरा कुत्ता है। लेकिन इज डॉग दिस माई, अब इसका देखो वर्ड सेम है, जो चारों वर्ड का मैंने यूज पहले वाले सेंटेंस में किया था उसी वर्ड का यूज मैंने दूसरे वाले सेंटेंस में भी किया। लेकिन पहले वाले जो वर्ड मिले हुए थे वो एक कंप्लीट मीनिंग बना रहे थे, बट दूसरे वाले में क्या हुआ कि इसमें कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है। बस इज डॉग दिस माई, मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ वर्ड हैं जो कि एक ग्रुप में बने हुए हैं, लेकिन ये हमें परफेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, अब सेंटेंस तो समझ लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड हु मेक्स कंप्लीट सेंस। कुछ वर्ड का ग्रुप जो हमें कंप्लीट सेंस देता है वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, सेंटेंस, हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। चलो थोड़ा सा और आगे मैं समझा देता हूं इसको। सेंटेंस जो है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। वैसे सेंटेंस और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें 3 से ही मतलब होता है। पहला, हमने किसी से कुछ बोला। ठीक है, चलो मैं पहले इसके नाम लिख देता हूं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको एक और नाम से जाना जाता है पॉजिटिव।
सेंटेंस। अफर्मेटिव को पॉजिटिव नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गया निगेटिव सेंटेंस और थर्ड नंबर पे आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनका मतलब क्या होता है ये समझ लो। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हमें क्या बताता है। तो देखो, सपोज करो कि तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है। जैसे तुमने कोई भी चीज उससे बोला कि मैं खा रहा हूं, ठीक है, या मैं पढ़ रहा हूं, या फिर मैं वहां जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, या कुछ भी कर रहा हूं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो पॉजिटिव वे में बोल रहा हूं, ठीक है, पॉजिटिव वे में। अब वही अगर मैं बोल दूं कि मैं नहीं खेल रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं खा रहा हूं, या मैं वहां नहीं जा रहा हूं, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, नहीं का। और नहीं हमें कहां लेके जाता है, निगेटिव के पास, ठीक है। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस होगा जो हमें पॉजिटिव वे बताएगा, ठीक है, वो हमें ये बताएगा कि हाँ सब कुछ सही है, पॉजिटिव में है सब कुछ। निगेटिव का मतलब कि ये नहीं, उस सेंटेंस के बीच में कहीं भी नॉट या नहीं का यूज हो जाए तो ये समझ लो कि वो निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक का मतलब क्या, कि यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। सपोज करो अब किसी से तुम कुछ पूछते हो तो दो तरीके से पूछते हो। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा रहता है कि सामने वाला बस हाँ या ना में जवाब दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पूछा कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ या ना। हाँ मैं पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो अब तुम्हें उस सब्जेक्ट का नाम बताना है जो तुम पढ़ रहे हो। तो एक मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ये था कि उसमें सिर्फ हाँ ना में जवाब देना था, मेरा क्वेश्चन था और तुम्हारा आंसर हाँ या ना में होना चाहिए। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो मैंने बोला उसमें तुम्हारा आंसर एक्सप्लेन करके आना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम उसको एक्सप्लेन करोगे कि मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। अब मैं पूछ दिया कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम बताओगे कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, या फिर मैं मैथ पढ़ रहा हूं, या फिर साइंस पढ़ रहा हूं, इस तरीके से। तो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, यही तीन सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव हमें पॉजिटिव वे में ले जाता है, निगेटिव हमें निगेटिव वे में ले जाता है, और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, कि हमसे सवाल पूछा जा रहा है और हमें उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये था सेंटेंस। अब बस आज इंग्लिश में मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि इसके अगर थोड़ा सा भी एक टॉपिक ज्यादा लेके चला तो फिर हमारा टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज बस हमने ये समझ लिया कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब इंग्लिश को बनाने में, जैसे इंग्लिश में 7 लेटर का यूज हुआ है, ठीक है, तो ये 7 लेटर मिल के क्या बनाया, तो एक वर्ड बनाया। मतलब कि वर्ड का मैंने पहले ही बता दिया था कि अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट हु मेक्स कंप्लीट सेंस, कि कुछ अल्फाबेट के ग्रुप जो हमें एक कंप्लीट सेंस दे, वही सिर्फ वर्ड कहलाता है। तो इंग्लिश में 7 अल्फाबेट का यूज किया गया और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी होता है, तो मैं इसको वर्ड बोलूंगा। अब वर्ड के बाद क्या था, सेंटेंस। अब जैसे कुछ अल्फाबेट मिलके एक वर्ड बनाया, तो वैसे ही कुछ वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे, और दोनों का कंडीशन सेम है कि उसे कंप्लीट सेंस देना है, मतलब एक कंप्लीट मीनिंग देना है। जब तक वो कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तब तक ना तो वर्ड कहलाएगा और ना ही सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। सेंटेंस के तीनों काइंड्स भी हमने देख लिया कि अफर्मेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज बस इतना ही रखते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, रिवाइज कर लेना। वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये बेसिक चीज है। इंग्लिश के बारे में ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।